हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की साइंस। क्लास 7 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा था, बेसिस के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और न्यूट्रल सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा था। साथ ही हम बात कर रहे थे लिटमस की। तो बच्चों, आइए बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा था कि एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है। एसिड के एग्जांपल्स पढ़े थे और ये भी पढ़ा था कि एसिड जो है उसका लिटमस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, यानी कि वो लिटमस को कैसे चेंज करते हैं, ठीक। ये हमने पढ़ लिया था। फिर बात करते हैं बेसिस की। बेसिस के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि बेस क्या होते हैं, कैसा उनका स्वाद होता है, क्या टच करने में कैसे लगते हैं, ठीक है, उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या है। साथ ही बेसिस के बारे में हमने ये भी पढ़ लिया था कि लिटमस पेपर पर उनका क्या इफेक्ट पड़ता है। बात करते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस की। ये भी हमने देख लिया था कि न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, लिटमस पर उनका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक। उसके एग्जांपल्स भी हमने देख लिए थे। फिर हमने बात की थी बच्चों इंडिकेटर्स की, यानी कि सूचक की। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं ये हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि देखो, अब हर चीज को हम स्वाद लेकर के नहीं बता सकते, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इंडिकेटर्स का यूज करते हैं किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी सॉल्यूशन का नेचर बताने के लिए कि उसकी जो नेचर है, उसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, कि वो बेसिक नेचर का है या एसिडिक नेचर का है या न्यूट्रल नेचर का है, ठीक। तो हमने बच्चों इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं। कुछ उनमें से हमारे नेचुरल यानी कि प्राकृतिक सूचक हैं, कुछ हमारे जो है वो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। प्राकृतिक सूचक कौन से, जैसे कि लिटमस है और हल्दी है, गुड़हल का पुष्प है, तो ये सारे ही क्या हैं, प्राकृतिक सूचक है। फिर बात करें सिंथेटिक इंडिकेटर्स की, तो उसमें है फिनोल्फथालीन इंडिकेटर और मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। तो पहले हमने बात की थी लिटमस की। लिटमस के बारे में हमने पढ़ा था बच्चों कि ये लाइकिन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और हमें ये तो पता है ही कि ये क्या है, एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। फिर दूसरी चीज हमने पढ़ी कि लिटमस का जो रंग है वो दो रंगों का होता है, एक ब्लू लिटमस, एक रेड लिटमस। अब इफेक्ट क्या पड़ता है एसिड बेस पर। इफेक्ट ऐसे होता है बच्चों कि जो लिटमस है, अगर उसे किसी एसिडिक सॉल्यूशन में यानी कि अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो वो नीले से लाल में परिवर्तित हो जाता है। वहीं अगर लिटमस को किसी क्षारीय विलयन में डाला जाता है तो वो रेड से ब्लू हो जाता है, यानी कि अगर हम रेड लिटमस को किसी बेस में डालते हैं तो वो रेड से ब्लू हो जाता है, ठीक। वहीं बेस में अगर हम ब्लू ही लिटमस डालते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि बेस में लिटमस का कलर चेंज होना है ब्लू में, ठीक है, और एसिड में चेंज होना है रेड में, ठीक। फिर हमने अपने कुछ सॉल्यूशंस देख लिए थे, कुछ टेस्ट सॉल्यूशंस किए थे, ठीक है, सॉल्यूशंस देख लिए थे और उनका लिटमस पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी हमने देख लिया था कि क्या वो ब्लू में चेंज होते हैं या रेड में चेंज होते हैं या न्यूट्रल सब्सटेंसेस में चेंज होते हैं, ये भी हमने देख लिया था, ठीक। चलिए, फिर हमने बात की थी बच्चों टर्मरिक इंडिकेटर, यानी कि हल्दी के सूचक की। अब हल्दी का सूचक बनाया कैसे जाता है, हमने क्या किया, एक बोल में हल्दी ली, उसमें पानी डाल करके उसका पेस्ट बना दिया, ठीक है, और उसको एक ब्लॉटिंग पेपर यानी कि शाही सोखता कागज के ऊपर पूरा क्या कर दिया, उसको लगा लिया, ठीक है, उसको ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर पूरा अच्छे से लगा दिया और उसकी स्ट्रिप्स काट दी। अब हमारा टर्मरिक का इंडिकेटर तैयार है, जैसे कि हमारा लिटमस का इंडिकेटर था। अब इस टर्मरिक के इंडिकेटर से हमें क्या करना है कि कोई सॉल्यूशन लेना है, एसिडिक सॉल्यूशन लेना है या कोई बेसिक सॉल्यूशन लेना है, ठीक है, या कोई सॉल्यूशन लेना है, हमें पता नहीं है कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। अब उसमें हल्दी का इंडिकेटर डालना है, ठीक है। तो अगर येलो इंडिकेटर येलो ही रहा, यानी कि उसमें कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ, तो आपको समझ जाना है कि जो सॉल्यूशन है या तो वो एसिडिक सॉल्यूशन है या तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। लेकिन अगर जो ये हल्दी का इंडिकेटर है
इसका कलर चेंज होता है रेड में, है ना। अगर इसका कलर जो है येलो से रेड हो जाता है तो आपको समझ जाना है जो गिवन सॉल्यूशन है वो कैसा है, बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक, तो इस तरीके से हल्दी का इंडिकेटर काम करता है। फिर हमने यहाँ पर भी कई सारे टेस्ट सॉल्यूशंस देख लिए थे और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है टर्मरिक सॉल्यूशन पर, वो भी हमने देख लिया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बात की थी बच्चों गुड़हल के पुष्प के इंडिकेटर की, यानी कि जो हमारा चाइना रोज है। तो हमने कहा था इसको भी कैसे बनाया जाता है, ये जो चाइना रोज का इंडिकेटर है बच्चों, इसको जो पुष्प है, गुड़हल का पुष्प है, उसकी पंखुड़ियों को क्या करते हैं हम, एक वार्म वाटर में यानी कि गुनगुने पानी में रख दिया जाता है, कुछ समय के लिए उसको छोड़ दिया जाता है, फिर हमें एक कलर्ड सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, कलर्ड सॉल्यूशन मिलता है। अब वो कलर्ड सॉल्यूशन ही है, वही सॉल्यूशन क्या है, हमारा इंडिकेटर होता है। वही हमें क्या बताता है कि सॉल्यूशन का नेचर क्या है, क्या वो एसिडिक नेचर का है या वो बेसिक नेचर का है। ठीक, तो कैसे पता चलता है, देखो इंडिकेटर का जो अपना कलर होता है वो थोड़ा पिंकिश पिंकिश होता है, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा इमेज में। ठीक, फिर अगर हम इसे किसी एसिड में डालते हैं तो इसका कलर हो जाता है बच्चों मजेंटा, और अगर हम इसे किसी बेस में डालते हैं तो इसका कलर हो जाता है ग्रीन। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, चाइना रोज का इंडिकेटर यानी कि गुड़हल के पुष्प का इंडिकेटर। चलिए, तो ये बात तो थी इंडिकेटर्स की। अब एक और इंडिकेटर हमारा रह जाता है, इसको भी हम आगे पढ़ लेते हैं। वो है हमारा फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर। अब ये जो फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर है बच्चों, ये क्या है, एक प्रकार का सिंथेटिक इंडिकेटर है। फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर क्या है, विच इज कलरलेस इन एसिड। जब इसे किसी एसिड में डाला जाता है यानी कि अम्ल में डाला जाता है, अम्लीय विलयन में डाला जाता है, तो ये कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, बट टर्न्स पिंक टू रेड एज द सॉल्यूशन बिकम एल्कलाइन। और जब सॉल्यूशन बेसिक होता है तो ये क्या हो जाता है, रेड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर क्या होता है कि कोई एसिड है और बेस है। अब हो क्या रहा है कि जो ये सॉल्यूशन है, एसिड में क्या होता है, कलरलेस, यानी कि कलरलेस हो हम जानते हैं, यानी कि रंगहीन, जिसका कोई रंग नहीं होता, और बेस में ये हो जाता है रेड। अब इसका अपना कलर कैसा है, जो हमें दिख रहा है यहाँ पर पिंक। आप कलर इसके नाम से याद रख सकते हो, नाम भी पी से स्टार्ट हो रहा है ना, फिनोल्फथैलीन, तो आप इसका कलर भी याद रख सकते हो, कलर क्या है, पिंक कलर का ये है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो एसिड और बेस में ये क्या इफेक्ट होता है वो हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि बच्चों न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है उदासीनीकरण। ठीक है, अब उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन से आप क्या समझते हैं, देखो हमने न्यूट्रल के बारे में क्या समझा था, जब हमने न्यूट्रल सब्सटेंसेस के बारे में बात की थी तो वहां पर हमने क्या समझा था कि न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं। वैसे ही न्यूट्रलाइजेशन क्या है, एक प्रक्रिया है जहां पर एसिड और बेस को मिला दिया जाता है। ठीक है, अगर हमने एक बीकर लिया है, उसमें एसिड डाला है तो उसमें कुछ बेस डालेंगे, तो रिएक्शन होगी तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। तो ये एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, बहुत जगहों पर बहुत सारे उसमें ये पूछी भी जाती है। ठीक है, तो जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप इस ही टॉपिक को, ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का टॉपिक है, इसको आप बहुत ही डिटेल में वहां पर पढ़ेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन है क्या। व्हेन एसिडिक सॉल्यूशन, जब कोई एसिडिक सॉल्यूशन यानी कि अम्लीय विलयन इज मिक्स्ड विद अ बेसिक सॉल्यूशन, किसी क्षारीय विलयन के साथ मिलता है, बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो दोनों सॉल्यूशन क्या करते हैं, एक दूसरे की इफेक्ट को न्यूट्रलाइज यानी कि उदासीन कर देते हैं।
ठीक है। अब एसिड जो है वो बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, उदासीन कर देगा, वहीं बेस जो है वो एसिड के इफेक्ट को उदासीन कर देगा। ठीक, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। तो एसिड और बेस के बीच के जो रिएक्शन है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो इस रिएक्शन के दौरान सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, यानी कि सॉल्ट और वाटर यानी कि जल और लवण यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, बनता है इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, और हीट भी इवॉल्व होती है। ठीक है, तो हम सिंपल कह सकते हैं यहाँ पर कि अम्ल प्लस क्षार गिव्स जल प्लस लवण। ठीक है, तो सिंपल ये जो हमने रिएक्शन लिखी यही क्या है, यहाँ पर हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है बच्चों। चलिए, तो ये है हमारा एसिड। कोई एसिड जैसे कि हमने लिया यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जिसे कहा जाता है। फिर हमने बेस लिया यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दोनों एसिड को, अब जैसे हमने पता है कि एसिड जो है वो क्या करती है बच्चों, वो ब्लू लिटमस को किस में पर कन्वर्ट कर देती है, रेड में कन्वर्ट कर देती है। और वहीं हमने बेस में भी पढ़ा है कि बेस क्या करता है, रेड लिटमस को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। ये तो हमने पढ़ा है। लेकिन अब इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, एसिड और बेस को मिला दिया जाए तो क्या बनता है, देखो सबसे पहले हमने एसिड ली HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेस लिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों को मिलाया तो क्या बना, देखो वाटर यानी कि H2O और सोडियम क्लोराइड यानी कि जो कि हमारा क्या है, सॉल्ट। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको ये ध्यान रखना है कि जब किसी भी एसिड को और बेस को एक साथ मिलाया जाता है, ठीक है, सिंपल हमने एक बीकर लिया, बीकर में ही एसिड भी डालना है और बेस भी डालना है। तो बीकर में अगर हम एसिड डालते हैं और बेस डालते हैं, इससे क्या होता है, वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को उदासीन कर देते हैं। दूसरी चीज, इनके बीच में क्या होती है, रिएक्शन होती है, जिसे क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। क्यों कहा जा रहा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो इस रिएक्शन के दौरान जो है सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है, साथ ही हीट भी इवॉल्व होती है। ठीक है, चलिए, तो इतना आपको नोट कर लेना है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है क्या। अब बच्चों ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये हमारे बहुत ज्यादा काम की रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये कई जगहों पर काम आती है। जैसे अगर कहीं पर क्या है, एसिड की मात्रा ज्यादा है, तो उस एसिड की मात्रा को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, कैसे उसके इफेक्ट को कम किया जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें बेस मिला सकते हैं, जिससे एसिड का इफेक्ट क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक, अब पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वहां पर न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उदासीनीकरण हो जाएगा। वहीं बात करें अगर बेस की मात्रा अगर ज्यादा हो गई, तो हम क्या करेंगे, वहां पर एसिड डाल देंगे उसके साथ, तो क्या हो जाएगा, वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, यानी कि दैनिक जीवन में उदासीनीकरण की कुछ उदाहरण के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन का मतलब है बच्चों अपाचन। अपाचन, ठीक है, अपाचन तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो अपाचन होता क्या है कि शरीर में क्या हो जाती है, यानी कि जो हमारा स्टमक है वहां पर आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। अब जो हमारा स्टमक है बच्चों, यहाँ पर देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो क्या करता है, भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है।
पाचन में हमारी क्या करता है, सहायता करता है। लेकिन अगर ये जो HCl है इसकी मात्रा जब अधिक हो जाती है, क्या हो जाती है, इसकी जो मात्रा है वो क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो शरीर में क्या होने लगती है, एसिडिटी होने लगती है। क्या होने लगती है बच्चों, एसिडिटी होने लगती है। अब इस एसिडिटी के कारण क्या होता है, इस एसिडिटी के कारण ही अपाचन की समस्या होती है। अपाचन की समस्या होती है। तो अब ये जो अपाचन की समस्या है उसे कैसे कम किया जाए या उससे जो है कैसे राहत पाई जाए, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने देख लिया कि यहाँ पर क्या है, एसिड की मात्रा ज्यादा है। अब ये जो अपाचन हो रहा है एसिडिटी के कारण, यानी कि एसिड की मात्रा ज्यादा होने से ये जो एसिडिटी हो रही है जिसे हम अपाचन भी कह रहे हैं, ठीक है, वो काफी क्या होता है, कष्टदायक होता है। ठीक, तो इससे मुक्ति पाने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, टेकिंग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि दूध या मैग्नीशियम हम लेते हैं जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। ये है क्या बच्चों, एक प्रकार का बेस है। क्या है, एक प्रकार का बेस है। अब हम ये बेस लेते हैं, गिव अस रिलीफ एज इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एक्सेस एसिड प्रोड्यूस इनसाइड द स्टमक। तो इसे लेने से क्या होता है, राहत मिलती है, रिलीफ हमें मिलता है। देखो रिलीफ हमें मिलता है क्योंकि ये क्या करता है बच्चों, न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एक्सेस एसिड प्रोड्यूस इनसाइड द स्टमक। यानी कि स्टमक में जो हमारा स्टमक है, ये जो हमारा स्टमक है इसमें जो एक्सेस एसिड प्रोड्यूस है उसके इफेक्ट को क्या कर देता है, ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या करता है, इस एसिड के इफेक्ट को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। जो कि अभी हमने पीछे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ा था, ये जो एसिड है और इसमें हम क्या डाल देते हैं, बेस डाल देते हैं, ये क्या कर देता है, हमारे स्टमक में जो एसिड है उसके इफेक्ट को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे कि हमें क्या मिलती है, राहत मिलती है। ठीक, चलिए, तो इतनी बात थी अपाचन के बारे में। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बच्चों हम कहते हैं इसे दूध या मैग्नीशियम। दूध या मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी जिसे कहा जाता है। चलिए, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। चलिए, तो यहाँ पर एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं, जो भी अभी हमने पढ़ा है एक बार उसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो कभी कभी क्या होता है बच्चों, हमारे जो स्टमक है, ठीक है, स्टमक है, पेट है, ठीक है, वहां पर पहले तो वहां पर जो है पहले से ही HCl मौजूद होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होती है। ठीक है, अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करती है, पाचन में मदद करती है। क्या करती है, पाचन में मदद करती है। ठीक है, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होगी तो खाने का पाचन भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये HCl क्या करती है, खाने में खाने के पाचन में मदद करती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो HCl है इसकी मात्रा अधिक हो जाती है हमारे स्टमक में। ठीक है, अब जब इसकी मात्रा क्या हो गई, अधिक हो गई, यानी कि एसिड की मात्रा अब बढ़ गई है हमारे स्टमक में। ठीक है, अब एसिड की मात्रा बढ़ने से क्या होता है, अब वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कष्टदायक हो जाता है। ठीक है, बहुत ही इरिटेशन होने लगती है। एसिड की मात्रा अधिक होने से जलन जैसा हमें महसूस होने लगता है अंदर से। ठीक, अब ये क्यों हो रहा है, जब मात्रा अधिक बढ़ गई, तो ये जब एसिड की मात्रा बढ़ जाती है अधिक तो उसे एसिडिटी कहा जाता है बच्चों, जिसके कारण अपाचन जैसा होता है, खट्टे डकार आते हैं। ठीक, तो इसको, ये जो एसिड हमारे स्टमक में बढ़ गई है इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या लेते हैं, कोई एंटासिड लेते हैं, प्रति अम्ल जिसे कहा जाता है। ठीक है, कोई एंटासिड लेते हैं। अब ये एंटासिड क्या करेगा, ये एंटासिड हमारे पेट में मौजूद जो एसिड है, जो
जिसकी मात्रा अधिक हो चुकी है, उसके इफेक्ट को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। अब इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने से क्या होगा, वो जो एसिडिटी, वो जो समस्या हमें हो रही थी, जो इतनी कष्टदायक थी, उससे हमें क्या मिल जाता है, रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो एंटासिड हम लेते हैं बच्चों, ये क्या है, इसे क्या कहा जाता है, दूध या मैग्नीशियम कहा जाता है, या हम कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये है इसका फॉर्मूला, MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स हम समझ चुके हैं इंडाइजेशन से रिलेटेड कि इंडाइजेशन क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे इंडाइजेशन को हम क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, तो इतना आपको नोट कर लेना है अच्छे से। चलिए, तो इंडाइजेशन के बारे में तो काफी हमने पढ़ लिया है, अच्छे से समझ लिया है कि इंडाइजेशन क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है, और कैसे जो है इंडाइजेशन को सही किया जाता है। चलिए, तो आपने नोट भी कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं एंटीबाइट की तरफ। अब एंटीबाइट भी सेम प्रोसेस है, यहाँ पर भी हमें न्यूट्रलाइजेशन के से इसको समझना है। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ एन एंट स्टिंग विच इज कॉज्ड बाय फॉर्मिक एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा, बेसिक इन नेचर। चलिए, तो इसको शुरू करते हैं बच्चों। चलिए, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर किसी एरिया पर, अगर हम कह रहे हैं हमारी ये स्किन है, ठीक है, हमारा ये हैंड है, उसके इस एरिया पर चींटी ने क्या कर दिया है, डंक मार लिया है। चींटी ने यहाँ पर इस एरिया पर काट लिया है। बेसिकली हुआ क्या, जब चींटी ने यहाँ पर काटा तो क्या रिलीज किया यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया बच्चों फॉर्मिक एसिड। क्या आ गया, फॉर्मिक एसिड, जिसे हम फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक अम्ल, तो यहाँ पर आ जाता है फॉर्मिक अम्ल या फॉर्मिक एसिड, जिसके कारण हमें जो है बर्निंग पेन, यानी कि जलन जैसा दर्द महसूस होने लगता है। अब इतना ज्यादा चींटी के काटने से जो है बर्निंग पेन हमें क्या होता है, महसूस होता है। बर्निंग पेन क्यों होता है, क्योंकि वहां पर क्या आ जाती है, फॉर्मिक एसिड वो इंजेक्ट करती है हमारी बॉडी में। ठीक है, चलिए, तो अब इसने इंजेक्ट किया, ये चींटी जो है इसने इंजेक्ट किया हमारी बॉडी पर फॉर्मिक अम्ल, जिसके कारण हमें जो है इरिटेशन, अनईजी फील होता है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, ये जो एसिड चींटी ने हमारे किसी बॉडी पर या किसी बॉडी पार्ट पर रिलीज किया है, हम वहां पर क्या डाल देते हैं, कोई बेस डाल देंगे। बेस क्या करेगा, ये जो एसिड का इफेक्ट है इसको क्या कर लेगा, न्यूट्रलाइज कर लेगा। ठीक है, तो हम कोई बेस इसके ऊपर रब कर सकते हैं, जैसे कि हम कहें कि बेकिंग सोडा एक बेस है, बेकिंग सोडा भी एक बेस है, तो मॉइस्ट बेकिंग सोडा लेकर के हम क्या कर लेंगे, इस एरिया पर रब कर लेंगे, क्या लेकर, मॉइस्ट बेकिंग सोडा, या हम कोई भी बेस ले सकते हैं, कोई और बेस भी ले सकते हैं। मॉइस्ट बेकिंग सोडा यहाँ पर क्या कर लेंगे, रब कर लेंगे। अब ये जो बेकिंग सोडा है क्या बच्चों, एक बेस है। क्या है, ये एक बेस है। अब ये जो बेकिंग सोडा है एक बेस है, एसिड के साथ मिलकर के एसिड के इफेक्ट को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, जिस वजह से हमें जो बर्निंग पेन महसूस हो रहा था वो महसूस अब नहीं होगा, उसके पेन को क्या कर देगा, ये खत्म कर देगा। ठीक, चलिए बच्चों, तो एंट बाइट के बारे में आप ये नोट कर लीजिए। तो बच्चों, आज हमने सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में बात की, और साथ ही बात की न्यूट्रलाइजेशन के बारे में कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान क्या प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का हमारी डेली लाइफ में क्या क्या यूज आता है, ठीक है, उसके बारे में हमने बात की। साथ ही हमने एंट बाइट के बारे में पढ़ा कि एंट बाइट जब होती है क्या वहां पर इंजेक्ट होता है, कैसे ये रिएक्शन जो है न्यूट्रलाइजेशन कहलाई जाती है। तो ये सारी पॉइंट जो है आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किए, बाकी से कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।